हाय नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन केबीएस मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की प्रश्नावली 1.1 बिहार बोर्ड। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, इसका परिचय दे देते हैं। पहले का चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो उस चैप्टर को हल करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। उसका सबसे पहले हम जानेंगे संख्या क्या है। तो संख्या की परिभाषा, गणित की भाषा में संख्या वह प्रतीक चिन्ह है जिसका उपयोग हम गिनती, माप, तुलना तथा क्रम बताने के लिए करते हैं। जैसे कहते हैं ना, 5 किलोग्राम चीनी, 5 किलोमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर, या वर्ग में 50 विद्यार्थी। यह सब क्या है? एक संख्या, एक प्रतीक है। इसका उपयोग हम गिनती, माप, तुलना या क्रम बताने के लिए करते हैं। याद रखने जो बात क्या है कि संख्या हमारे दैनिक जीवन के हर कार्य में उपयोगी होती है। यह गणित की मूलभूत आधारशिला है। अब संख्याओं के प्रकार, क्योंकि इसको जाने बगैर हम लोग डायरेक्ट क्लास 9th मैथ का प्रश्न 1.1 हल तो कर लेंगे, लेकिन उतना समझ में आएगा नहीं। प्राकृतिक संख्या, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो गिनती में नहीं आता है। लेकिन वहीं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याएं मिलती है वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को जब मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखने वाली बात यह है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। इसका मतलब यह है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला है पूर्णांक। धनात्मक पूर्ण संख्याएं जीरो और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में जब ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं मिला दिए जाएं तो वहाँ पूर्णांक यानी इंटीजर प्राप्त होती है। जैसे संख्या रेखा पर यहाँ जीरो होता है, दाहिने तरफ सब प्लस में होगा और बाएं तरफ माइनस में। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी ध्यान रखना है, कोई भी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक दशमलव में नहीं है और बटा में भी नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं तो हो जाएगी, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। अब आते हैं अगला टॉपिक, परिमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं जीरो, परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण 2/3 चाहे -5/7 चाहे 4, 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं। ध्यान नहीं रखना इसमें परिमेय संख्या की परिभाषा में कि p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक कहने का मतलब है इसमें से आना चाहिए, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए। अब अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। या इसी में हम लोग लिखते हैं 0.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। इस तरह जो भी संख्याएं बढ़ती जाएंगी दशमलव रूप से अनावसानी अनावर्ती, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं वास्तविक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। अब इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करना है। सारी संख्याएं चाहे परिमेय हो अपरिमेय हो, वो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होता है अपरिमेय संख्या और एक होता है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को छोड़ देना है, परिमेय संख्या का पूर्णांक प्रकार देखा जाए। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं आती है। कहने का मतलब है सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी है। तो चलिए बस इसी कंसेप्ट के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं जीरो? तो हम लोग हल में लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1 या 0/2 या 0/3
या 0/5 डॉट डॉट लिख सकते हैं। अब इसमें नोट क्या करना है कि 0 एक पूर्ण संख्या है, अतः शून्य में किसी भी पूर्णांक से भाग देने पर, शून्य में किसी भी पूर्णांक से भाग देने पर वह परिमेय संख्या के रूप में आएगा, परिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/1 या 0/2 या 0/3 या 0/5 डॉट डॉट जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 में किसी भी पूर्णांक से भाग देने पर वह परिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करने का बहुत सारा तरीका है। मैं एक सबसे सरल तरीका बताने जा रहा हूँ। उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। यह क्या है? ए पहला जो जैसे 3 को ए मान लेंगे और बी को 4 मान लेंगे, ठीक है। तो माना ए बराबर 3 और बी बराबर 4, इसलिए इनके बीच पहला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो 1/2 इंटू 3 प्लस 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना, तो 7/2 आ गया, पहिल का आ गया। अब क्या करना है? पहिलका को ये मान लेंगे, ए को ये मानेंगे और बी को जो है 7/2 ही मानेंगे। इनके बीच दूसरा परिमेय संख्या निकालना हो, दूसरा परिमेय संख्या, तो 1/2 एक जगह पर 3 ही लेंगे, या मन कर तो 4 भी ले सकते हैं, और बी की जगह पर क्या लेंगे? 7/2 लेंगे। अब 1/2 इंटू इसका बटा का जोड़ कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 होगा, 3 दूना 6 और 7, यानी 1/2 गुने 6 और 7 13, तो 13/2 गुना करने पर 13/4 आ गया। इस तरह से देखा जाए तो 2 परिमेय संख्या निकल गया। अब तीसरा परिमेय संख्या जब निकालेंगे तो 1/2 एक जगह पर इस बार 4 ले लेंगे, बी की जगह पर मन करे तो 7/2 भी ले सकते हैं, 13/4 भी ले सकते हैं, तो हम 7/2 ही लेते हैं। 1/2 तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 1/2 एक जगह पर 4 लेंगे, मन करे तो 3 भी ले सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। बी की जगह पर मन करे तो ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, 13/4 भी ले सकते हैं। तो देखो इसको हल करने का तरीका, 4 दूना 8, 8 और 7 15/2, यानी 15/4 आ गया, 3 को निकल गया। इसी तरह से चौथा परिमेय संख्या जब निकालेंगे, चौथा परिमेय संख्या, तो 1/2 एक जगह पर अब 7/2 लेंगे और बी की जगह पर 13/4 ले लेंगे। हमें जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 1/2 इसका बटा का जोड़ निकालेंगे, एलसीएम 4, तो 7 दूना 14 प्लस 13, यानी 1/2 गुने 14 को और 13 को 27 को, 27/4, यानी 27/8, 4 को निकल गया। पाँचवा निकालना है, पाँचवीं परिमेय संख्या, तो 1/2 इंटू एक जगह पर मन करे तो 13/4 ले लेंगे और बी की जगह पर मन करे तो 15/4 भी ले लेंगे। 1/2 गुने 13 और 15 28 होता है, 28/4, 4 7 28, वहीं पे भी आ गया, 7/2 ही आया। 7/2 तो हम पहले ले चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे? 1/2 एक जगह पर एक 13/4 ले लेंगे और बी की जगह पर ये 27/8 जो आया है इसको ले लेंगे। 1/2 इंटू एलसीएम हुआ 8, तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 27, यानी 1/2 गुने 26 और 27 53, 53/16 गुना करने पर 53/32 हो जाएगा। यानी इस तरह से पाँचवीं परिमेय संख्या आ गई। अब छठी परिमेय संख्या निकालना है, छठी परिमेय संख्या, तो 1/2 एक जगह पर ले लेंगे 27/8 और बी की जगह पर ले लेंगे 53/32, 1/2 इंटू एलसीएम 32 ही होगा, 800 का 32 तो 2700 का 108 होता है, 32 कम 32 तो 53 कम 53 हो गया, यानी 1/2 गुने इसको जोड़ने पर 161 हो जाएगा बट्टा 32,
यानी 161/32 दूना 64। इसलिए अब आंसर एक जगह लिखा जाता है। 3 और 4 के बीच 6 गो परिमेय संख्या। एक हम लोग को आया है 7/2, एक आया है 13/4, एक आया है 15/4, एक आया है 27/8, एक आया है 53/32 और एक आया है 161/64। इतना ही आंसर हो जाएगा। एक और शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक यह है, जैसे प्रश्न पूछ रहा था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो 3 और 4 के बीच किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत अपरिमेय संख्याएं भी ज्ञात किया जा सकता है। तो 6 को परिमेय संख्या अगर लिखना हो हम लोग लिख सकते हैं कितना, एक 3.1 भी लिख सकते हैं, 3.15 भी लिख सकते हैं, 3.2 भी लिख सकते हैं, 3.25 भी लिख सकते हैं, 3.26 भी लिख सकते हैं, 3.3 भी लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच में पूरे जीवन भर परिमेय संख्या निकालते रह जाएंगे तो भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि दोनों का हर जब एक समान है उसके बीच में 5 निकालना हो या 50 निकालना हो या कुछ भी निकालना हो। अगर 5 को निकालना है तो दोनों में 10 गुना करेंगे। तो 3/5 गुने 10/10, 10/10 से गुना करने के बाद इसे ही गुना करने पर कट जाएगा तो हो जाएगा 30/50। यानी 3/5 को ही हम लोग 30/50 से लिख सकते हैं। उसी प्रकार 4/5 में अगर 10/10 से गुना करें तो हो जाएगा 40/50। यानी 4/5 को ही हम लोग 40/50 लिख सकते हैं। अब इनके बीच 5 परिमेय संख्या हम लोग को लिखना है। 5 परिमेय संख्या तो क्या क्या हो जाएगा, 30 से शुरुआत करना है और 40 से नीचे। तो एक हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इधर नहीं दिखाई देगा तो इधर 35/50। कुछ और अधिक होता तो 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, इतना तक हम लोग लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यहाँ तो बात सही है, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, सत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 ... और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ... तो इसके घर का सारा लोग इसके घर में मिल जा रहा है, लेकिन इसके घर का सब लोग उसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें 0 1 फालतू है। तो कारण क्या देंगे, कारण देंगे 3, या कोई भी संख्या ले सकते हैं, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। चलिए दूसरा पूछ रहा है इसमें कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह बात असत्य है। असत्य क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 1 2 3 ... और पूर्णांक कहाँ से शुरू होता था, तो इसमें 0 1 2 3 ... इधर -1 -2 -3 ... तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अब कारण क्या देंगे, जैसे -1 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, हो गया। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी बात असत्य है। असत्य क्यों है, अब देखा जाए। परिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है, परिमेय संख्या 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है, -6/5 भी हो सकता है। लेकिन पूर्ण संख्या
इसकी पहचान क्या है कि 0 से शुरू होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें कोई बटन में नहीं होता है, ना ही कोई दशमलव में होता है, ना ही कोई माइनस में होता है। इसका कारण क्या देंगे? हाँ, -5 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। कारण क्या लिखेंगे? -5 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। कोई भी संख्या एक उदाहरण में लेकर लिख देंगे। चलिए, इतना ही के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।